ये केमिस्ट्री का फंडामेंटल प्रिंसिपल है अनंत, कि आपके पास एक निकाय की ऊर्जा जितनी कम होगी उतना ही ज्यादा होगा उसका स्थायित्व। ये तुम्हारे साथ भी सही है। अगर अभी तुम्हारी ऊर्जा बढ़ा दी जाए तो तुम्हारा स्थायित्व कम हो जाएगा। अगर मान लो तुम पंखे के नीचे बैठे हो, पंखा बंद कर दें, तुम्हें गर्मी लगे, तुम्हारा पड़ोसी तुमसे बात कर रहा हो, तुम उसको जवाब दे रहे हो, तो तुम्हारी एनर्जी क्या हो रही है? बढ़ रही है। अगर तुम्हारी एनर्जी बढ़ रही है, तुम्हारा स्थायित्व कम हो जाएगा। देखो, ऐसा देखा गया है कि जो डी जनरेटिव ऑर्बिटल्स होते हैं, अब डी जनरेटिव ऑर्बिटल अपन 3 दिन से पढ़ रहे हैं। डी जनरेटिव ऑर्बिटल का मतलब होता है जिनकी ऊर्जाएं बराबर होती है ना। तो जितने भी डी जनरेटिव ऑर्बिटल्स होते हैं उनके अंदर जो एक समान चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक दूसरे के स्थान को एक्सचेंज करते हैं। जितनी ज्यादा ये विनिमय ऊर्जा होगी, जितने ज्यादा एक्सचेंज होंगे उतनी ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी होगी, जितनी एक्सचेंज एनर्जी होगी उतना स्थायित्व ज्यादा होगा। कनेक्शन समझ में आ गया आपको? ऑडियो वीडियो सब कुछ परफेक्ट है, दिखाई एकदम साफ दे रहा है, सुनाई एकदम क्लियर दे रहा है, पक्का? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीख रहे थे। अब कुछ अपवाद हैं, उन अपवादों के बारे में बात करते हैं। तो हेडिंग लगाएं, क्रोमियम तथा कॉपर का, क्रोमियम तथा कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अपवाद। अच्छा, अगर हमें क्रोमियम और कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अपवाद लिखना है, नॉट अपराध, अपवाद लिखना है, तो ये वैसे डिस्कस तो हम कल ही कर चुके थे कि किस प्रकार का अपवाद है। आपको याद होगा क्रोमियम का नंबर 24 है। तो क्रोमियम का जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, कुछ कुछ याद आ रहा है? क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हमें एक्सपेक्ट होता है, मतलब जो हम अनुमानित होता है, वो क्या है? अगर अपन 24 के हिसाब से देखें तो इसके जस्ट पहले जो आ रही है वो आर्गन आ रहा है। तो इसका अपन देखते हैं तो 3d4 4s2, हमें लगता है ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होना चाहिए, पर वास्तव में ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो वास्तव में मिलता है, मतलब जो वास्तविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो ये होता है कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के यहां आ जाता है, 3d5 4s0। ये सही होता है और ये गलत होता है। क्या आपको ये चीज़ याद है? भूले तो नहीं हो? कल पढ़ाया था। एक और मैं एक्सेप्शन था, बताओ कौन? इसी के आगे था एक और एक्सेप्शन। कॉपर याद आ रहा है, नंबर 29। तो कॉपर के लिए देखें, कॉपर का नंबर 29। कॉपर का अनुमानित और वास्तविक देखते हैं। कॉपर का अनुमानित कितने बच्चों को याद है? आर्गन इसके पहले की नोबल गैस हो गई 3d9 4s2, हमको ऐसा लगता है, पर ये गलत है। वास्तव में क्या होता है? अर्धभरित और पूर्ण भरित बहुत ज़्यादा स्थायी होते हैं। तो ये अपने आप को, डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जाते हैं 10, तो ये अपने आप को अर्धभरित करने के चक्कर में इलेक्ट्रॉन लेता है। तो ये अर्धभरित वाला केस है। आप चाहें तो मेंशन भी कर सकते हैं साथ में ना। ये अर्धभरित वाला केस है। और यहाँ क्या होता है? यहाँ पूर्ण भरित वाला केस आता है। ऐसा। तो ये पूर्ण भरित वाला केस होता है। तो कौन सा सही है कौन सा गलत है वो तो क्लियर है। ये सही है और ये गलत है। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा क्यों होता है कि क्रोमियम और कॉपर जो है वो आपके पास इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पकड़ते हैं। तो चलिए हेडिंग लिखिए। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस अपवाद के कारण क्या है। तो पहले ये अपवाद लिख लो, फिर हेडिंग लगाओ अपवाद के कारण।
अपवाद के कारण। आपको घर में खाना मिलता है सभी को, है ना। घर का खाना बहुत अच्छा लगता है ना। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि जब घर के खाने में रोटी मिलती है ना, तो वो रोटी ऐसी दिखती है। और कहीं ऐसी मजबूरी आ जाए कि तुम्हें रोटी बनानी पड़ जाए, फिर क्या होगा? कुछ बच्चे जो बाहर रहते हैं खुद रोटी बनाते भी होंगे। कितने बच्चे बाहर रहते हैं जिनको खुद खाना बनाना पड़ता है? युवांक, हाँ। अच्छा, तो जो बच्चे बाहर रहते हैं और अपना खाना खुद बनाते हैं, उनकी रोटी का शेप कैसा होता है? ऐसा होता है। समय के साथ साथ हो सकता है सही हो जाए, बाकी स्टार्टिंग का शेप तो ऐसे ही होता है। अच्छा, कुर्सी की कितनी टांग होती है? कुर्सी की 4 टांग होती है। हुँ? अगर 4 टांग की कुर्सी में से मैं एक टांग हटा दूं, तो क्या कुर्सी स्टेबल रह पाएगी? गिर जाएगी। इसका मतलब इन सब चीज़ों के थ्रू मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि सिमेट्री की इंपॉर्टेंस क्या है। सिमेट्री का मतलब होता है सममिति। सममिति को आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो कुछ ज़्यादा ही डिटेल में पढ़ोगे, पर यहाँ आपको सममिति के बारे में क्या पता होना चाहिए। जैसे ये रोटी है, तो ये सममित है। इसके लेफ्ट में जैसा है, इसके राइट में भी वैसा ही है। इसके लेफ्ट में जैसा है, इसके राइट में वैसा नहीं है, तो ये असम्मित है। कुर्सी एक सम्मित चीज़ है, सिमेट्री है कुर्सी के अंदर। जैसे उसकी एक टांग तोड़ देंगे, उसकी सिमेट्री खराब हो जाएगी। तो वास्तव में अगर आपसे कोई पूछे कि जो अर्धभरित कक्षक होते हैं वो स्थायी क्यों होते हैं, क्योंकि अर्धभरित कक्षक के अंदर एक सिमेट्री होती है, सममिति होती है, इसलिए वो ज़्यादा स्थायी होते हैं। तो सममिति के कारण स्थायित्व। सिमेट्री इंग्लिश में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, स्टेबिलिटी ड्यू टू सिमेट्री। कि सिमेट्री के कारण उनमें स्टेबिलिटी होती है, तो हम बोल सकते हैं कि स्टेबिलिटी ड्यू टू सिमेट्री यहाँ पे देखने को मिलती है। क्या सिमेट्री है? बिल्कुल है ना। देखो ना आप, 3D5 में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, सारे एक जैसे हैं। ये देखो, अर्धभरित कक्षक सारे एक जैसे हैं, सिमेट्री है। 3D10 में सारे पेयर्ड हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। कुंड का रूल याद है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ऑब्वियस ही बात है, ये अर्धभरित है। और ये पूर्ण भरित है। दोनों में स्टेबिलिटी है, दोनों स्टेबल है, दोनों सम्मित है। तो स्टेबिलिटी के कारण ऐसा होता है। मतलब जब सब इलेक्ट्रॉन का सम्मित वितरण होता है, तो ऐसा देखा गया है कि स्थायित्व ज्यादा होता है। जैसे एक 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 सब में एक इलेक्ट्रॉन, दो 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 सब में दो इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन का सम्मित वितरण होता है तो ज्यादा स्थायित्व रहता है। तो इलेक्ट्रॉन के सम्मित वितरण से
इलेक्ट्रॉन के सममित वितरण से स्थायित्व बढ़ता है, ऐसा आप बोल सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन का सममित वितरण होगा तो स्थायित्व बढ़ेगा। ठीक है, डन। तो समझ में आ गया कि ऐसा क्यों होता है। एक फैक्टर और है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये अपन ने गलती से 4s 0 कर दिया था, इसको सही कर लो यार। 4s 1 है, ये 0 नहीं है। तो क्रोमियम के केस में ये हो गया 3d, ये हो गया 4s। ऐसा पहले कैसा था, 4s में थे 2 इलेक्ट्रॉन और 3d में थे 4 इलेक्ट्रॉन, ये था। तो ये सममित नहीं है। अगर अपन देखो ना, 4 भरे हुए 1 खाली है, अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन यहां से ले आए इधर, तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन इधर ले आएंगे तो ये सममित हो जाएगा। अब इसको बोल सकते हैं कि ये हाफ फील्ड है, और क्योंकि ये हाफ फील्ड है तो ये ज़्यादा स्थायी है। ऐसा है, ठीक है। तो ऐसा बोल सकते हैं, एक रीज़न तो ये हुआ। दूसरा रीज़न ज़्यादा अच्छा है, आपको अच्छा लगेगा समझने में। सेकंड रीज़न है एक्सचेंज एनर्जी। जिसको हिंदी में बोलते हैं विनिमय ऊर्जा। अब हम विनिमय ऊर्जा के बारे में बात करेंगे, एक्सचेंज एनर्जी के बारे में बात करेंगे, विनिमय ऊर्जा के बारे में डिस्कशन करेंगे। ध्यान से देखें और समझें कि विनिमय ऊर्जा क्या चीज है। अगर एक कक्षक है ना, एक कोश है, उपकोश है, तो एक उपकोश के अंदर एक जैसे चक्रण के जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो एक दूसरे की जगह को एक्सचेंज करते रहते हैं। वापस समझते हैं। जैसे ये एक उपकोश है, मान लेते हैं डी उपकोश है। इस डी उपकोश के अंदर एक जैसे चक्रण के जो इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे की जगह एक्सचेंज करते रहते हैं। मतलब जैसे ये इलेक्ट्रॉन है तो ये यहां जा सकता है, यहां वाला यहां आ सकता है, ये यहां जा सकता है, ये यहां जा सकता है, ये यहां जा सकता है। अच्छा, आपको केमिस्ट्री का एक ऐसा रूल बताता हूं जिसको हमेशा अपने जीवन में याद रखना, कभी भूलना मत। अगर कोई निकाय है आपके पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल बता रहा हूं, इसको कभी मत भूलना, नेवर फॉरगेट दिस। नहीं तो अगले चैप्टर में तो ये बहुत ज्यादा काम आएगा। एक निकाय की ऊर्जा जितनी कम होती है वो निकाय का स्थायित्व उतना ही ज्यादा होता है। ये केमिस्ट्री का फंडामेंटल प्रिंसिपल है अनंत, कि आपके पास एक निकाय की ऊर्जा जितनी कम होगी उतना ही ज्यादा होगा उसका स्थायित्व। ये तुम्हारे साथ भी सही है। अगर अभी तुम्हारी ऊर्जा बढ़ा दी जाए तो तुम्हारा स्थायित्व कम हो जाएगा। अगर मान लो तुम पंखे के नीचे बैठे हो, पंखा बंद कर दें, तुम्हें गर्मी लगे, तुम्हारा पड़ोसी तुमसे बात कर रहा हो, तुम उसको जवाब दे रहे हो, तो तुम्हारी एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर तुम्हारी एनर्जी बढ़ रही है तुम्हारा स्थायित्व कम हो जाएगा, तुम्हारा ध्यान क्लास से हट जाएगा। जितना तुम्हारी एनर्जी सेटल रहेगी उतना तुम क्लास में ज़्यादा ध्यान दोगे, है ना। एक कोई भी कण है, कण के पास अगर ऊर्जा कम है तो चुपचाप बैठा रहेगा, अगर उसके पास ऊर्जा बहुत ज़्यादा है तो इधर उधर भागेगा। तो जितना एनर्जी कम होती है केमिस्ट्री में
उतना ही ज़्यादा वो स्थायी होता है। अच्छा, अब अगर ये इलेक्ट्रॉन, निकाय का मतलब क्या होता है, जिस पोर्शन की हम बात कर रहे हैं उसको निकाय कहते हैं, इसको इंग्लिश में सिस्टम बोलते हैं। तो हम जिस हिस्से की बात कर रहे हैं उसको सिस्टम कहते हैं। जैसे मान लो मैं और आप बात करें तो हम दोनों सिस्टम हो गए। मेरा और ये, मैं इस क्लास में पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा स्मार्ट बोर्ड है, तो ये मेरा सिस्टम हो गया ऐसे। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे इसके साथ एक्सचेंज करे, इसके साथ एक्सचेंज करे, इसके साथ एक्सचेंज करे, इसके साथ एक्सचेंज करे, तो अगर इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करेगा तो जितने ज़्यादा एक्सचेंज होंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, बाहर निकलेगी। क्योंकि एक्सचेंज में एनर्जी तो लगेगी, फ्री में तो एक्सचेंज होगा नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे एक दूसरे को शिफ्ट करेंगे तो ऊर्जा खर्च होगी। जो ऊर्जा खर्च होगी वो यहाँ से निकल करके बाहर जाएगी। जब वो ऊर्जा निकाय से निकल करके बाहर जाएगी तो निकाय की ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और निकाय की ऊर्जा कम हो गई तो सिस्टम क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सचेंज करे। इलेक्ट्रॉन चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो ऐसे स्विच करे। तो जितना ज़्यादा स्विच होगा, जितना ज़्यादा आपका एक्सचेंज होगा, उतना ही ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होगी, उतनी ही विनिमय ऊर्जा जो है वो देखने को मिलेगी। विनिमय ऊर्जा वो ऊर्जा है जो इलेक्ट्रॉन जब आपस में एक्सचेंज करते हैं तो बाहर निकलती है। तो जितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करेंगे उतनी ऊर्जा बाहर निकलेगी। जितनी ज़्यादा विनिमय ऊर्जा होगी उतना आपका सिस्टम स्थायी होगा। क्या मेरी बात समझ रहे हैं सब बच्चे? अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें एक्सचेंज कितने पॉसिबल हो पा रहे हैं? ध्यान से देखना, कितने एक्सचेंज हो रहे हैं इसमें। विनिमय की संख्या देखते हैं। अच्छा, कितने एक्सचेंज हो रहे हैं? पहले वाले इलेक्ट्रॉन के लिए कितने एक्सचेंज हो रहे हैं? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए वो कितने एक्सचेंज कर सकता है? सर एक इसके साथ कर सकता है, 1 2 3 4, तो वो कितने एक्सचेंज कर सकता है? 4 एक्सचेंज कर सकता है। अच्छा, विनिमय की संख्या, सेकंड इलेक्ट्रॉन कितनी कर सकता है? नए विनिमय, पुराने वाले नहीं, नए। सर सेकंड वाला फर्स्ट के साथ कर सकता है, वो नया नहीं है, उसको अपन काउंट कर चुके हैं। सेकंड वाला फर्स्ट के साथ कर चुका है, वो काउंट हो चुका है। अब सेकंड वाला थर्ड के साथ करेगा, वो नया है। ये इसके साथ करेगा, वो नया है। ये इसके साथ करेगा, वो नया है। अच्छा, इस प्रकार से थर्ड इलेक्ट्रॉन कितने नए कर सकता है? तो थर्ड वाला 2 के साथ करेगा, काउंट हो चुका है। ये इसके साथ करेगा, काउंट हो चुका है। तो थर्ड वाला फोर्थ के साथ, थर्ड वाला फिफ्थ के साथ, 2 ये कर सकता है। अच्छा, फोर्थ वाला कितने एक्सचेंज कर सकता है? फोर्थ इलेक्ट्रॉन कितने नए एक्सचेंज कर सकता है? सर फोर्थ इन सब के साथ तो कर चुका है, 5 के साथ नया कर सकता है, और फिफ्थ तो सबके साथ काउंट हो चुका है। तो अगर आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, मैं नए की बात कर रहा हूँ, पुराने नहीं, टोटल एक्सचेंज नए की बात कर रहा हूँ, नए एक्सचेंज की बात कर रहा हूँ। तो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन नए कितने कर पा रहा है? 0। तो टोटल कितने हो रहे हैं? 4 3 7, 7 2 8, और आपके पास 7 2 9 और 1 10 एक्सचेंज हो पा रहे हैं। अब ये मत बोलना सर पांचवा इलेक्ट्रॉन तो कोई एक्सचेंज कर ही ना, उसको हटा दो ना, क्या मतलब है उसका? तो गधे हो तुम। पहला इलेक्ट्रॉन का जो पांचवे के साथ में एक्सचेंज था वो हम काउंट कर चुके हैं, नया एक्सचेंज नहीं है उसका, बाकी कर तो रही है। तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ज्यादा एक्सचेंज होगा या 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ज्यादा एक्सचेंज होगा? बताओ। हमारे पास भी हाथ है, उसमें भी उंगलियां हैं। 4 एक्सचेंज होगा तो ज्यादा होगा या 5 में ज्यादा होगा? 5 में ज्यादा होगा ना। तो अगर डी के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं और 5 इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं तो कौन सा ज्यादा स्थायी हुआ? 5। अच्छा, डी में 5 इलेक्ट्रॉन हो और 6 इलेक्ट्रॉन हो, कौन सा ज्यादा स्थायी है? गधों, 5। इसलिए कहते हैं दिमाग पूरा चलाया करो, चलाते हो तो। 1 2 3 4 5 6, मैंने क्या बताया था? एक्सचेंज वही कर सकते हैं जिनका चक्रण एक जैसा है। तो इसमें तो एक्सचेंज हो ही नहीं सकता। तो अगर 6 इलेक्ट्रॉन भी है तो 1 2 3 ऐसे एक्सचेंज हो सकता है। अच्छा, 7 इलेक्ट्रॉन है तो एक्सचेंज बेटर है या 5 इलेक्ट्रॉन है तो बेटर है? 5। इसीलिए अर्धभरित स्थायी होता है, इसलिए अर्धभरित स्थायी होता है। देखो सबसे स्थायी क्या है? सबसे स्थायी तो यह है कि सारे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हों, फुल भरा हुआ होगा, इधर उधर की कुछ नाटाबंदी नहीं है, फुल भरा हुआ है। हमेशा केमिस्ट्री में अष्टक पूरा होता है, इलेक्ट्रॉन पूरे भरे होते हैं, उसको हम स्थायी मानते हैं।
तो D10 सबसे ज़्यादा स्थायी है। और अगर D4 की बात करें, D6 की बात करें, तो उससे ज़्यादा स्थायी है D5, क्योंकि उसमें एक्सचेंज ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, तो कितने एक्सचेंज होते हैं, है ना, कितने एक्सचेंज होते हैं, तो उनका फॉर्मूला भी हो सकता है कि नंबर ऑफ एक्सचेंज का जो फॉर्मूला है ना, मतलब विनिमय की संख्या का सूत्र भी हो सकता है n × n-1/2, जहां n क्या है, n है एक समान चक्रण के इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी थी, 5, तो 5 के हिसाब से 5 - 1 10 आ जाएगा, सॉल्व कर लेना। तो क्या हम लिख लें इस बात को जो हमने समझा अभी तक, जो भी समझा उसको अच्छे से लिख लें। तो पहले आप ये इलिस्ट्रेशन कॉपी कर लो, फिर हम लिख रहे हैं, ये कॉपी कर लो फिर हम लिख रहे हैं। यस, नोटेड। चलिए, चलिए, तो जो कंसेप्ट देखा है उस कंसेप्ट को अपन लिखने का काम करते हैं। तो सबसे पहले विनिमय ऊर्जा के बारे में लिखते हैं। अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करें। देखो, ऐसा देखा गया है कि जो डी जनरेटिव ऑर्बिटल्स होते हैं, अब डी जनरेटिव ऑर्बिटल अपन 3 दिन से पढ़ रहे हैं। डी जनरेटिव ऑर्बिटल का मतलब होता है जिनकी ऊर्जाएं बराबर होती है ना। तो जितने भी डी जनरेटिव ऑर्बिटल्स होते हैं उनके अंदर जो एक समान चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक दूसरे के स्थान को एक्सचेंज करते हैं। इसमें जो ऊर्जा मुक्त होती है उसको एक्सचेंज एनर्जी या फिर विनिमय एनर्जी बोलते हैं, विनिमय ऊर्जा बोलते हैं। देखो अपनी भाषा में, ऐसा देखा गया है कि एक डी जनरेटिव सबशेल के कक्षकों में जब एक समान चक्रण के इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, जब एक समान चक्रण के इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब एक समान चक्रण के इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक समान चक्रण के इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वे, आवाज आ रही है, लाइट गई एकदम से। हाँ, तो वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं, मतलब एक दूसरे के स्थान को एक्सचेंज करते हैं। तो वे एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। तो वे एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। इस एक्सचेंज में, एक्सचेंज समझते हो ना हिंदी में, विनिमय, चेंज करना, विनिमय। तो इस एक्सचेंज में ऊर्जा मुक्त होती है
इस एक्सचेंज में जो आपकी ऊर्जा है वो मुक्त होती है। इसे एक्सचेंज एनर्जी या फिर विनिमय एनर्जी बोलते हैं। इस एक्सचेंज में जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे विनिमय ऊर्जा या एक्सचेंज एनर्जी कहते हैं। अच्छा, काम की बात सुने। काम की बात बहुत सिंपल है। जितनी ज़्यादा ये विनिमय ऊर्जा होगी, जितने ज़्यादा एक्सचेंज होंगे, उतनी ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी होगी। अटल, जितने ज़्यादा आपके एक्सचेंज होंगे उतनी ज़्यादा आपकी एक्सचेंज एनर्जी होगी। जितनी एक्सचेंज एनर्जी होगी उतना स्थायित्व ज़्यादा होगा। कनेक्शन समझ में आ गया आपको? तो इस बात को भी लिख देते हैं। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग है, फिजिकल अलग है, इनऑर्गेनिक अलग है। ये फिजिकल केमिस्ट्री काइंड ऑफ कहते हैं। अब केमिस्ट्री के बारे में मैं एक बार बता चुका हूँ आपको। केमिस्ट्री 2 फिजिक्स के बराबर है। मतलब एक फिजिक्स इतनी है तो ये है केमिस्ट्री, इतना कंटेंट है। तो केमिस्ट्री में नोट्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जितने अच्छे आपके नोट्स होंगे, जितने सुलझे हुए आपके नोट्स होंगे, उतना ही ज़्यादा सवाल सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी होगी। जितने घटिया आपके नोट्स होंगे, जितना क्लास में आप बातों को नोट नहीं कर रहे होगे, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं हर बात लिखूँ, बट फिर भी कुछ बातें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आप अपनी भाषा में उसको कॉपी में लिख रहे हो ना, तो एग्जाम के टाइम पे वही काम आएगा, सवाल वहीं से आएगा केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में नोट्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अच्छे नोट्स बनाइएगा। केमिस्ट्री में बिल्कुल लापरवाही मत कीजिएगा। अपने रजिस्टर को अच्छे से मेंटेन कीजिएगा। ठीक है, देखो, जितने अधिक विनिमय होंगे उतनी अधिक विनिमय ऊर्जा होगी और जितनी अधिक विनिमय ऊर्जा होगी उतना स्थायित्व ज़्यादा होगा। जितनी अधिक विनिमय ऊर्जा होगी उतना स्थायित्व अधिक होगा। ये हम बोल सकते हैं। सही है, बस डन। तो इसीलिए जो आपके 3D5 कक्षक होते हैं उनमें ज़्यादा विनिमय होता है, तो ज़्यादा ऊर्जा जो है अपन को देखने को मिलती है। जितनी ज़्यादा ऊर्जा बाहर निकलेगी उतना स्थायित्व होगा। बाकी ये सब कुछ आपने लिख ही लिया होगा, कोई दिक्कत है ही नहीं। आप एक छोटा सा पॉइंट और लिख सकते हैं कि इसीलिए 3D4 से ज़्यादा स्थायी 3D5 है, क्योंकि उसमें विनिमय ऊर्जा ज़्यादा है। ऐसा है ना? तो उसमें विनिमय ऊर्जा अधिक है, तो ये वाली कहानी रहती। डन। तो
काफ़ी मोटा मोटा डिफरेंस आपको समझ में आ गया कि वाई 3D5 इज स्टेबल। और 3D10 का तो लोड है ही नहीं, 3D10 में तो पूर्ण भरित है, तो पूर्ण भरित तो वैसे ही बहुत ज़्यादा स्थायी होता है, तो उसके बारे में तो बात क्या ही करें। अच्छा, तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हम चुंबकीय गुण पढ़ेंगे पदार्थों के। तो हेडिंग लगाएं, पदार्थों के चुंबकीय गुण। यहां से थोड़ा सा डिफरेंशिएशन रहेगा अटल बैच के बच्चों में और आशा बैच के बच्चों में। देखो, अटल बैच के बच्चे जो हैं वो एक बार अपना बोर्ड का सिलेबस पढ़ चुके हैं, और आशा बैच के बच्चे पहली बार बोर्ड का सिलेबस पढ़ेंगे। तो अब जो मैं टर्म्स बताने वाला हूँ, अटल बैच के बच्चे फटाक से उसको कैच करेंगे, आशा बैच के बच्चों को थोड़ा अलर्ट होने की जरूरत है, तो ध्यान से सुनिएगा। पदार्थ को चुंबकीय प्रकृति के आधार पर बहुत सारे रूप में बांटा जा सकता है, जैसे प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय, प्रतिलोह चुंबकीय, इस तरीके से। ये सब आपको फिजिक्स में 5th चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा है, यहाँ केमिस्ट्री चल रही है, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाने वाला नहीं हूँ, बट मैं जो छोटी छोटी बातें बताऊंगा उनको अगर आप याद रख लोगे तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के सारे सवाल कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पहला चीज अपन पदार्थों के चुंबकीय गुण के आधार पर पहला पदार्थ हम पढ़ने जा रहे हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो हेडिंग लगाएं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ को बोलते हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। अच्छा जी, तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है? डायामैग्नेटिक सब्सटेंस का मतलब होता है ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र से थोड़े से प्रतिकर्षित होते हैं। देखो, ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं। जो चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं उनको कहा जाता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। अच्छा, ये आपके ज़्यादा काम का नहीं है, आपके काम की चीज़ मैं अब बता रहा हूँ। आपके काम की चीज़ ये है कि इनके अंदर एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, मतलब इसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, मतलब सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, और कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं 0। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आशा बैच के बच्चे को दिमाग में रखना है कि अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 है, एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है बेटा, फिर वो क्या है? फिर वो आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। तो चक्रण चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र इसको क्या बोलते हैं? स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। कुछ याद आया? नहीं आया तो अभी लिख लो, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट, अब ये, हाँ ये पहली बार ही पढ़ रहे हो आप, ये आपने अभी तक नहीं पढ़ा है। इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट, ध्यान से सुनना, इसका फॉर्मूला होता है 2 n n+2 + 1 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2
Bm। इसको भी आप चैप्टर नंबर 5 में ही डिटेल में पढ़ोगे, अभी नहीं पढ़ोगे। तो इसका फॉर्मूला होता है √n+2 Bm। Bm मतलब होता है बोर मैग्नेटॉन। Bm का मतलब होता है बोर मैग्नेटॉन। अब आपको तसल्ली नहीं है, सब्र नहीं है, तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता सकता हूं कि Bm चीज क्या है। बाकी पढ़ना आपको 5th चैप्टर में ही पड़ेगा, अगेन आई एम सेइंग। फिर भी आपको जानना है तो बोर मैग्नेटॉन होता है EH/4πme। EH/4πme को बोर मैग्नेटॉन कहते हैं। तो ये EH/4πme, दिस इज कॉल्ड एज बोर मैग्नेटॉन। क्या ये कांस्टेंट नहीं है? E अपने आप में इलेक्ट्रॉन का आवेश एक कांस्टेंट है, H अपने आप में प्लैंक कांस्टेंट है, 4 अपने आप में कांस्टेंट है, पाई अपने आप में कांस्टेंट है, Me इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये अपने आप में कांस्टेंट है। इसलिए इस पूरे कांस्टेंट को मिला करके हम Bm बोल देते हैं, बोर मैग्नेटॉन कह देते हैं। अच्छा, जहां पे N क्या है? N है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो N है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए ये जो वैल्यू है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की, वो कितनी होती है? इस पदार्थ के लिए चक्रीय चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा? इस पदार्थ के लिए ये चक्रीय चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा इस पदार्थ के लिए? इशारों से बता सकते हो आप। 0 होगा ना? इशक बेटा, N का मतलब क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0 है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर 0 है तो वैल्यू रखोगे तो कितनी आएगी? 0 + 2 बोर मैग्नेटॉन, Bm में लिखते हैं, क्या आ जाएगा? 0। तो ये मोटे मोटे तौर पे आपने समझा कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होता है। अब हेडिंग लगाओ अनुचुंबकीय पदार्थ। अब हम सेकंड देख रहे हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो नोट करेंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। अच्छा, इनके लिए क्या होगा? क्या इसका उल्टा नहीं होगा? वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं वो है प्रतिचुंबकीय। तो ये क्या होंगे? ये दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। तो आप इसके लिए बोल सकते हो कि ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं उन्हें हम अनुचुंबकीय पदार्थ के नाम से जानते हैं। अच्छा बॉस, और कौन सा पॉइंट लिख सकते हैं? भाई इनके पास एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इनके पास एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, अगर इनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो फिर इनके लिए चुंबकीय आघूर्ण का जो मान है, चक्रीय चुंबकीय आघूर्ण का जो मान है, तो डेफिनेट सी बात है इनके लिए चक्रीय चुंबकीय आघूर्ण का मान 0
के बराबर नहीं होगा, 0 नहीं होगा, है ना। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा सवाल दे रहा हूँ आपको। आप क्रोमियम को ले लो, नंबर 24, और मुझे पता लगा के बताओ कि क्रोमियम का चुंबकीय प्रकृति कैसी है ना। क्रोमियम की चुंबकीय प्रकृति बताओ, और उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ। अच्छा, क्रोमियम को जानते हो ना कैसा होता है, दे रहा, ये इसकी सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो उठाओ इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सोचो कैसा होगा, करते हैं। इसमें सॉल्यूशन क्या है, इसमें तो आंसर ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चॉइस के हिसाब से, आर्गन सही वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो 3d5 4s1। अब मैं अगर डब्बे बनाता हूं, 3d5 के 5 डब्बे बनेंगे, 4s का एक डब्बा बनेगा। ये 3d है, ये 4s है, तो 3d में 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, 4s में 1 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा बताओ इसकी प्रकृति कैसी है, अनुचुंबकीय है कि प्रतिचुंबकीय है। साफ साफ आप बोल सकते हो ना कि सर इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं हमको, ये देखो कितने सारे हैं, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। अच्छा मैं लिखवाना भूल गया था क्या, अच्छा लिखा था ना या, हाँ, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसकी प्रकृति कैसी है, अनुचुंबकीय है। अच्छा कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, काउंट कर सकते हो क्या, बताओ कितने, उंगलियों से बताओ। सही कह रहे हो, 1 2 3 4 5 6, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 हैं इसके अंदर, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब कोबाल्ट के लिए चेक करो, कोबाल्ट नंबर 27, चेक करके बताओ, कोबाल्ट नंबर 27, ये फर्स्ट था, कॉपी भी कर लो, साथ में कोबाल्ट नंबर 27 के लिए चेक भी करके बताओ। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के देख लो उसका खुद से, 27 का कैसे लिखेंगे फिर चेक करो। चलो देखें कोबाल्ट का आंसर क्या है आप लोगों का। देखो कोबाल्ट कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो कोबाल्ट का आपने जब लिखा होगा तो कोबाल्ट का जब लिखा होगा तो कैसा हुआ होगा, आर्गन तो हो गया 18, 3d7 4s2, है ना। अब ये कोई एक्सेप्शन तो है नहीं, तो बना के देख लो डब्बे, 3d में 7 है, 4s में 2 है, इससे पहले जितने भी होंगे आर्गन तक तो पूरे पेयर्ड होते हैं, तो आर्गन तक तो चेक करने का मतलब भी नहीं है। तीन चार पाँच छः सात, एक दो। अच्छा अनपेयर्ड, पहली बात तो अनुचुंबकीय होगा या प्रतिचुंबकीय होगा, सर साफ साफ दिख तो रहा है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर प्रतिचुंबकीय, सॉरी अनुचुंबकीय होगा। अच्छा अनुचुंबकीय में भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। तो ये तो आपने सभी बच्चों ने कर लिया होगा पक्का। बहुत सवाल आते हैं इस टाइप के यार, बहुत ज़्यादा। आप कैप्सूल बुक भी खोल के देखोगे ना, तो लर्नर में आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। आप नीट का पेपर उठा के देखोगे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, जितने चाहो उतने एग्जाम्पल मिल जाएंगे। अब आप हेडिंग एक सवाल लिख लो, चलो, निम्नलिखित के स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कंपेयर करें।
तो आपको निम्नलिखित के स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कंपेयर करने हैं। आपको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ मैं। आप Fe2+ ले लो, है ना। आप Fe2+ को कंपेयर कर लो, आप Fe3+ को कंपेयर कर लो। कोबाल्ट 2+ को कंपेयर कर लो, कोबाल्ट 3+ को कंपेयर कर लो। दो चीज़ों की प्रैक्टिस होगी, एक तो कंपेयर करना भी आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना भी आएगा। आयरन का नंबर पता है ना क्या होता है? आयरन का 26 होता है, कोबाल्ट का 27 होता है। करो सब बच्चे। कोबाल्ट का तो अभी भी लिखा है। देखो, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे उसमें उतना ही ज़्यादा स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, सिंपल सी बात है। ओके, एन जितना ज़्यादा वो वैल्यू उतनी ज़्यादा आएगी। कीजिए, देखें। 26 के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। क्या होगा? 3d6 4s2। आर्गन तक तो सेम रहेगा, फिर 3d6 4s2। अच्छा, पर आयरन तो आयरन को थोड़ी कंपेयर करना है अपन को Fe2+ को कंपेयर करना है, Fe3+ को करना है। चलो सब इधर ध्यान दो, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। Fe2+ इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालेंगे? 4s से निकालेंगे। तो 4s से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बचेगा 3d6। तो 3d6 के हिसाब से डब्बे में इलेक्ट्रॉन भरो। 4s तो ज़ीरो हो गया, भूल जाओ उसको। 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 4 आ गए। तो ये दोस्तों, अब Fe3+ को कंपेयर करें। दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे सबसे बड़े वाले S में से, फिर एक निकलेगा D में से। ये हो जाएगा आर्गन 3d5। 3d5 के हिसाब से डब्बे भरो। 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 5। कोबाल्ट का क्या होता है? आर्गन तक, उसके बाद 3d7 4s2। चलिए ध्यान देंगे सभी बालक। आपको कोबाल्ट 2+ चाहिए, दो इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो सबसे बड़े वाले में से निकालते हैं। तो 4 में से निकालेंगे, कल सिखाया था ना, आवाज़ आ रही ना। तो आर्गन 3d7 7। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी? 3। और क्या था भाई? कोबाल्ट 3+ भी था। 3 इलेक्ट्रॉन निकालने, एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दो इसमें से। 3d6 हो गया। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट 3d6? तो 1 2 3 4 5 6, n=4। हाँ जी, तो क्या लगता है आपको? कर लोगे कंपेयर? कोबाल्ट 2+ और यार कोबाल्ट 2+ का सबसे कम है, n=3। उससे ज़्यादा है Fe2+ का। Fe2+ और कोबाल्ट 3+ का बराबर होगा, 4 4। और उससे ज़्यादा है Fe3+ का। ऐसा सही है? कितनों का सही था? अच्छा, एक काम और करो, मजे मजे में क्रोमियम 3+ का भी कैलकुलेट कर लो। चलो कर ही लो, ये इसका भी साथ में कर लो ऐसे ही। क्रोमियम 3+ का भी फटाफट से कैलकुलेट कर लो। क्रोमियम का पता है ना? वैसे ऐसे याद भी कराते हैं हम लोग डी ब्लॉक में, शक्ति वक्रमन।
तो शक्ति मतलब 21 से स्टार्ट होता है, तो शक्ति व कर, तो 24 हो जाता है कॉपर का, क्रोमियम का सॉरी, तो क्रोमियम का 24 होता है। तो डी ब्लॉक में याद भी कराते हैं, है ना। तो आर्गन तक लिखा, आर्गन तक 18 हो गया, अब 6 भरेंगे तो 4s में 2 भर जाएंगे, 3D में 4 आ जाएगा, तो इसका हो जाता है 3D4 आपका 4s2। परंतु क्रोमियम तो एक्सेप्शन है, सबको पता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करता है, तो सब बालक जानते हैं कि इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3D5 4s1। ये तो क्रोमियम का है, सॉरी ये क्रोमियम का है। क्रोमियम 3+ का लिखना है, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, 2 यहाँ से, 1 यहाँ से, 2 यहाँ से, तो वो आएगा 3D3। 3D में 3 इलेक्ट्रॉन, n = आ जाएगा 3। तो 3 किसका था, कोबाल्ट 2+ का था, तो कोबाल्ट 2+ का और क्रोमियम 3+ का आपस में बराबर होता है, तो ऐसे आप इसको ऐड करके आंसर दे सकते हैं। आई होप बढ़िया है सब, ठीक है। अब एक शानदार सवाल देता हूं, शानदार मतलब बहुत ही शानदार सवाल। बहुत ही शानदार सवाल, मतलब आशीष का फेवरेट क्वेश्चन ना, ये तुमने कर लिया ना अगर, तो मान जाऊंगा तुम लोगों को मैं, और नहीं भी किया तो तुम मान जाओगे सवाल को कि हाँ सवाल बहुत अच्छा था, राइट। लिखे, क्रोमियम में उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें क्रोमियम में उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें जिनके लिए L+N = 0 है। चलो सोचिए भाई साहब कैसे करें। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक सबको पता है, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक होता है 24। तो आपको क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 सबको पता हो। चालू हो जाइए, चलिए देखें किसी का आंसर आया कुछ। सवाल क्या है सर, सवाल ही समझ नहीं आया हमारा, तो कितने बच्चे ऐसे इनके सवाल ही समझ में नहीं आया, ईमानदारी से हाथ ऊपर कर दो, कोई दिक्कत नहीं यार, होता है। चलो ठीक है, सबसे पहले क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, वो वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं जो तुम्हें छोटा लगता है, बड़ा वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये हो गए 18, ये आर्गन तक का हो गया है ना। इसके बाद 4s2 3d 4 होता है, और आपको पता है क्रोमियम है तो 3d5 4s1 होगा। भाई बाह्यतम कोश का जो एक्सेप्शन है वो तो हमको पता ही है ना, तो 1s2 2s2 2p6, ठीक है, फिर 3s2 3p6, उसके बाद 3d5 4s1, हमें पता है ना क्या स्थिति है। अब सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, इधर उधर कहीं कोई दिमाग नहीं लगाना। बहुत ही प्यारा सवाल है। अच्छा, सवाल बोल रहा है आपको उसका पता लगाना है, उन पॉइंट्स का पता लगाना है जिसके लिए L+N की वैल्यू 0 है। तो L+N की वैल्यू किसके लिए 0 है उसका पता लगाना है, कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं। अच्छा, N का मतलब क्या है, N का मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं है, N का मतलब यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स है।
जब तक लिख के नहीं देगा तब तक हम क्या मान के चलेंगे, क्या मान के चलेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो हाँ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही है। अभी तुम फ्लो के अंदर देख रहे थे कि n अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे n अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही है, डोंट वरी। अच्छा, एक बात बताओ, ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन हैं जिसके लिए L प्लस n का मान 0 है? इसके लिए n का मान कितना है? 1। S के लिए L का मान कितना होता है? 0। इसके लिए n का मान कितना है? 2। और L का मान कितना है? 0। इसके लिए n का मान कितना है? 2। L का मान कितना है? P है ना, तो 1। इस तरीके से तो यहां पे n प्लस एल करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 1। यहां 2, यहां 3। क्या आपको ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या जिसके लिए L प्लस एन की वैल्यू 0 है? कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका आंसर है 0। खत्म। अच्छा रुको रुको, सब्र करो। ठीक है, ये तो हो गया। यही सवाल हमसे ऐसे पूछता कि क्रोमियम में वो इलेक्ट्रॉन निकालिए काम करते अलग ही पेज पे ले लेते हैं इसको। ये बोर्ड क्या 10 घंटे चलता है ना, तो ये भी कभी कभी पागल हो जाता है ऐसे। अच्छा, वो निकालिए जिसके लिए L प्लस एम की वैल्यू 0 है। तो सवाल कैसे करते हैं, अब ध्यान से देखना। तो ये सवाल कैसे होता, सबका ध्यान बोर्ड पे, पेन ड्रॉप। इसके लिए यहां जो 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं S में, उन 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए N की वैल्यू 1 है, L की वैल्यू 0 है क्योंकि S ब्लॉक है, और M की वैल्यू होती है -0 से +0, तो 0 है। मतलब इनके लिए L प्लस एम 0 आ रहा है। तो S के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या उन सब के लिए L प्लस एम की वैल्यू 0 आएगी? सोचो। अरे हाँ आएगी। कोई और S चेक करना है, कर लो। 3S चेक कर लो। 3S में 2 इलेक्ट्रॉन है, N की वैल्यू 3 है, L की वैल्यू, S के लिए L की वैल्यू कितनी होती है? 0। पढ़ के नहीं आए घर से तुम लोग? SPDF में L का मान कितना होता है गधों? 0 1 2 3। तो S की वैल्यू 0 है। M कहां से कहां तक होता है? मत पढ़ के आओ तुम लोग, ऐसे ही मरोगे एग्जाम में। -L से +L तक, तो 0। तो यहां पे इसके लिए भी L प्लस एम की वैल्यू कितनी आ रही है? 0 आ रही है। S जितने भी होंगे ना, उन सब के लिए L प्लस एम की वैल्यू 0 आएगी। चाहे तुम इसके लिए चेक कर लो, 4S के लिए। तो 4S में जो एक इलेक्ट्रॉन है उसके लिए भी N की वैल्यू कितनी है? 4। L की वैल्यू S है तो 0। M की वैल्यू कितनी है? 0। कितना आ गया? L प्लस एम 0 आ गया। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन भी काउंट होंगे। किसी को डाउट है क्या? नहीं? तो आंसर कितना हो गया? 0। सॉरी, आंसर कितना हो गया? 2 + 2 4 + 2 6 और एक 7। तो आंसर कितना हो गया? 7। डन। अभी गधे होने के सबूत चल रहे हैं। देखो एक बार 2p को भी तो चेक कर लो। 2p में n का मान कितना हुआ? 2। l का मान कितना हुआ? 1। ml का मान कितना संभव है? -1 से +1। तो ml के 3 मान संभव है। अब अगर मैं इस 1 और इस -1 को जोड़ता हूं तो m प्लस एल की वैल्यू 0 आ रही है।
मतलब 2p में जो 6 इलेक्ट्रॉन है, एक दो, मतलब हुंड के रूल से बढ़ते हैं अपन, 1 2 3 4 5 6, इसमें एक -1 वाला है, एक 0 वाला है, एक 1 वाला है। तो जो ये दो इलेक्ट्रॉन होंगे जो -1 वाले हैं, उनके लिए m+l की वैल्यू 0 है। तो 2p में कितने इलेक्ट्रॉन हैं जिसके लिए ऐसा है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन भी काउंट होंगे। थोड़ा थोड़ा बुद्धि चल रही है। अच्छा, 3p में चेक करें। 3p में चेक करते हैं। यहां n की वैल्यू कितनी है? 3। l की वैल्यू कितनी है? p के कारण 1। अच्छा, ml की वैल्यू कितनी होगी बताओ? क्या ml की वैल्यू बता सकते हो? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। अरे यार सॉरी 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 सॉरी, माइनस के 1 से देखना ना, -1, 0 और 1, तीन ही तो होंगी, एल से दिखते हैं। अच्छा, ये आपका हो गया 3p। सेम बात, 3p में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 5 3 4 5 6। इसके लिए m+l की वैल्यू 0 है ना, तो वही -1 0 1 में से ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, इनके लिए m+l की वैल्यू 0 है। तो इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे। पक्का? हाथ ऊपर, समझ आ रहा है? अच्छा, 3d5 में चेक करते हैं। 3d5 के लिए n की वैल्यू कितनी? 3। l की वैल्यू कितनी? d है ना, 2। ml की वैल्यू कितनी? -2 से +2, तो -2 -1 0 1 2। अच्छा, तो यहां भी एक वैल्यू आ रही है, ये वाली 2 और -2, इनको जोड़ेंगे तो m+l की वैल्यू 0 आ रही है। तो d में 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। इसमें से ऐसे मान लो ये -2 है, ये -1 है, ये माइनस, ये -2 है, ये -1 है, ये 1 है, सॉरी ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसके लिए m+l 0 है। तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है जिसके लिए ऐसा है। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? इधर के 2, इधर के 2, इधर के 2, 2 2 2, इसके भी 2, इसके भी 2, और इसका 1। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11। 11 इलेक्ट्रॉन ऐसे हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, इसका भी तो रह गया, इसमें भी तो एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो एक और हो गया, 12 इलेक्ट्रॉन ऐसे हो जाएंगे, जिसके लिए l+m की वैल्यू 0 है ना? एक शानदार सवाल। जिसने ये सवाल कर डाला उसको समझ में आ चुका है पूरा क्वांटम नंबर। आप लो, और इसको नहीं आया, एक बार इसका सॉल्यूशन वापस से देखना, एक बार खुद से भी ट्राई करने की कोशिश करना। मैं एक सवाल और देता हूं इस टाइप का आपको। एक मिलता जुलता सवाल और देता हूं, उसको निपटाओगे तो अपने आप तुम्हें यह सवाल भी समझ में आ जाएगा। ठीक है। क्रोमियम की मूल अवस्था में उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें
जिनके लिए मॉड m का मान 1 है। अब याद रखना, मॉड m 1 है मतलब m -1 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है। चालू हो जाओ, केवल m को देख के जवाब देना है इस बार। इसका आंसर तो क्विकली आ जाना चाहिए, विद इन सेकेंड्स आ जाना चाहिए, विद इन सेकेंड्स आ जाना चाहिए इसका। और आपकी उंगलियों पे आएगा इसका आंसर। शक, लविश, संजना, लविश 10, संजना 10, मनेंद्र 10, प्रियांशु 10। क्या बात है, देखते हैं। अच्छा बॉस, क्रोमियम नंबर 24 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1, यही होता है। चलो आ जाओ चेक कर लेते हैं। इसके लिए तो L की वैल्यू 0 है तो M की वैल्यू 0 है, यहाँ 1 की बात हो रही है तो ये तो नहीं हो सकता। इसके लिए भी L की वैल्यू 0 है तो M की वैल्यू भी 0 है तो ये नहीं हो सकता। इसके लिए L की वैल्यू 1 है क्योंकि P के हिसाब से, तो M की वैल्यू -1 0 और 1 हो सकती है। -1 भी चलेगा और 1 भी चलेगा, क्यों? क्योंकि मॉड हो रहा है, तो -1 डालोगे मॉड में तो भी 1 आएगा, 1 डालोगे तो भी 1 आएगा। तो अगर 2p6 के हिसाब से देखें तो 2-2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे होंगे जिनके लिए मॉड m का मान 1 होगा। अच्छा s में हो नहीं सकता, फिर 3p में वापस से सेम केस बनेगा। 3p में l का मान 1 होगा, वही m का मान -1 0, 1 होगा, तो ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा। तो इस हिसाब से ऐसे ऐसे बढ़ते नहीं, गंदी बात होती है। 1 2 3 4 5 6, तो ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा। इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। अच्छा 3d5 में चेक करें, हो रहा है। 3d5 में चेक करें, 3d5 के लिए l की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू -2 -1 0 1 और 2 होगी, तो ये 2 होंगे। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके अंदर। तो 5 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 1 2 3 4 5, -2 -1 0 1 2, कितने कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? -1 में 1 इलेक्ट्रॉन, 1 में 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से आए 2 इलेक्ट्रॉन। तो इतने ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनके लिए मॉड m 1 है, इनकी संख्या हो गई 4 + 4 + 2, दैट इज 10। ऐसे करना था सवाल। तो क्या हम सवाल को बना पाएंगे? अब एक काम करना, एक घर के लिए सवाल दे रहा हूँ, ऐसे ही कर लेना बैठ करके। आपको स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है, ठीक है? स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर लेना एस के लिए और टीआई के लिए। थोड़ा इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ढूंढना, करना, मेहनत करना है ना। और चलो इसको चार्ज दे देता हूँ इसके ऊपर 3+, थोड़ा और अच्छा हो जाएगा सवाल। तो AS 3+ और TI के लिए चेक करना, कैलकुलेट करना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना, फिर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल करके फॉर्मूला लगा देना √n+2 बोर मैग्नेटॉन, वैल्यू कैलकुलेट कर लेना। बच्चों वाला सवाल है, हो जाएगा। अब हम इस चैप्टर के आखिरी हिस्से की तरफ चलेंगे। कल से हम कल पढ़ेंगे नोडल प्लेन। तो नोडल प्लेन अपने आप में एक कंप्लीट टॉपिक है जिसको हम कल डिस्कस करेंगे। तो बैठ करके क्वांटम नंबर्स का रिवीजन कर लेना, अपनी कैप्सूल बुक को सॉल्व कर लेना, केमिस्ट्री के रजिस्टर्स निकाल लीजिए और कैप्सूल बुक को जिस भी बच्चे ने जैसे जैसे भी सॉल्व किया है एक बार चेक करते हैं। तो टेक आउट रजिस्टर्स, एक बार अपन रिवीजन कर लेते हैं कि अपन ने आज क्या क्या पढ़ा। तो आज के रिवीजन की बात करें तो हमने ये सीखा कि क्रोमियम और कॉपर में जो अपवाद आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, उसका एक कारण है अर्धभरित डी कक्षक और पूर्ण भरित डी कक्षक। अर्धभरित डी कक्षक जो है वो ज़्यादा स्थायी होता है। उसके दो मुख्य कारण अपन देख सकते हैं। पहला, अर्धभरित है तो उसके अंदर सममिति है, तो सममिति
बेसिकली ज़्यादा स्थायी मानी जाती है। दूसरा जो एक अच्छा रीज़न है समझने के लिए वो ये है कि अगर एक डी जनरेटिव आपके ऑर्बिटल्स हैं तो उनके जो एक ही स्पिन वाले, एक ही चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें आपस में एक्सचेंज होता है। जितना ज़्यादा एक्सचेंज होगा उतनी एनर्जी बाहर निकलेगी। जो एनर्जी एक्सचेंज में बाहर निकलती है उसको एक्सचेंज एनर्जी कहते हैं। तो जितने ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उतनी ही ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी, उतना ही ज़्यादा स्थायित्व। इसलिए 3d5 जो है वो 3d4 से ज़्यादा स्थायी होता है। फिर हमने ये सीखा कि प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। प्रतिचुंबकीय वो जो चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं, जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है बिल्कुल भी नहीं होते हैं। सारे इलेक्ट्रॉन उसके अंदर युग्मित होते हैं, जिनके लिए स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है। अनुचुंबकीय वो होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की तरफ हल्के से आकर्षित होते हैं, जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक या एक से अधिक होता है, जिसके लिए स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो 0 नहीं होगा। फॉर्मूला होता है √n+2 और बोर मैग्नेटॉन Bm। आप चाहें तो Bm के लिए याद कर सकते हैं कि यह EH/4πme होता है, याद रहता है तो ठीक है, अदरवाइज वैसे भी हम इसको फिजिक्स में पढ़ ही लेंगे। फिर हमने थोड़े बहुत सवाल किए। सवालों में जो खास सवाल था वो ये था, इस सवाल में आपने ये सीखा कि किस प्रकार से हम स्पेशली m+m की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में से इलेक्ट्रॉनों को छांट सकते हैं। तो इससे अच्छा सवाल बन सकता है एडवांस का और मेंस का, तो इसका हमको आइडिया होना चाहिए। ये आज की क्लास थी।